उसको एक बॉईल लगाना है। ये म्यूसली लाई थी, बेरी क्रंच वाला फ्लेवर था फ्रेंड्स, नट सीड्स ये सब है इसमें चीज़ें। ये रहा ये सब। मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स अभी सुबह के लगभग 4:30 का टाइम हो रहा है, 4:40 हो रहे हैं। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। मुझे मतलब 4:30 उठी थी। मुझे अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज करना है अभी, बिकॉज अब सर्दियाँ भी शुरू हो गई फ्रेंड्स। और सुबह 3 बजे मैं उठ तो रही थी, बट आप मेरी आईज़ देखोगे, इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी। थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बिंग ही चल रहा था। मेरा एग्ज़ाम भी था, उस करके भी मैं ऐसी चीज़ें कर रही थी, बट अब एग्ज़ाम भी हो गया है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट। अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। मैं बहुत दिनों से मैंने हिस्ट्री का रिवीजन नहीं किया था, तो नोट्स तो मेरे सारे बने हुए ही हैं, आपने देखा होगा पहले भी व्लॉग में। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी विजयनगर एम्पायर से, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर करते हैं आगे स्टार्ट। जो फ्रेंड्स तुगलक डायनेस्टी थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जब वो डिसइंटीग्रेट हुई, तब विजयनगर और बहामनी बना था। मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। साउथ में बहामनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर, और अरिहर और बुक्का ने एस्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर 1336 में। हम्पी was the capital. विजयनगर was ruled by 4 important dynasties, संगम, सुलभ, तुलुभ और अराविडु। अगर इसको आपने याद रखना है तो एक ट्रिक सर ने बताई थी, वो भी मैंने यहाँ लिखी है, संगम सतुआ, संगम, सलुभ, तुलुभ, अराविडु। आप ऐसे रख सकते हो। 4 important डायनेस्टी हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। वहाँ से विजयनगर से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। संगम डायनेस्टी के जो जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी वो थे अरिहर और बुक्का। 1336 से 1377 तक इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी। ये फ्रेंड्स सामंत थे, फ्यूडेटरी थे, ककातिया ऑफ वरांगल, ककातिया वंश के। और इनको ना मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली स्टेट में ये मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था और इन दोनों को बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के कुछ टाइम के बाद इन दोनों को छोड़ दिया और अपना एक वो एजेंट बना के भेज दिया था साउथ साइड कि तुम दिल्ली के लिए काम करना, दिल्ली सल्तनत के लिए, तुगलक डायनेस्टी के लिए काम करना। फिर क्या हुआ था, और इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने मुस्लिम इस्लाम धर्म भी कबूल करवा दिया था, कन्वर्ट कर दिया था इनको। और फिर उसके बाद ये जब साउथ में अगेन आए तो गुरु विद्यारण्य ने इनको फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया और इनको गाइड किया कि अपने धर्म के लिए, उसके लिए तुम लड़ो और वो सब। तो फिर इन्होंने एस्टेब्लिश की थी ये संगम डायनेस्टी। और ये रही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विजयनगर एम्पायर, कैसे वहाँ पे जो किंगडम थी वो डिवाइडेड थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। 4 अगर मेन जो हम कहें, मंडलम, नाडूज, स्थल और ग्रामाज। मंडलम मीन्स मैंने लिखा है यहाँ पे हिंदी में भी, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज। और जो मंडलेश्वर होता था वो गवर्नर होता था राज्य का, मंडलम का। और आपको दिखा देती हूँ मैं नोट्स, आप पढ़ लेना इनको खुद। और ये आर्मी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी वहाँ की, उसके बारे में है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इन पे आया था, इस लाइन पे आया था क्वेश्चन, इन्होंने ना टर्किश और पोर्टुगीज एक्सपर्ट को भी एम्प्लॉय किया था अपने सोल्जर को ट्रेन करने के लिए, अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने टर्किश और पोर्टुगीज एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉयड किया था वहाँ पे अपनी एम्पायर में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में। सोशल लाइफ वहाँ की कैसी थी, ये रहा उसके बारे में। रोल ऑफ वुमेन क्या था, रिलीजियस टॉलरेंस क्या थी, बहुत ये हर धर्म को मतलब मानते थे, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम थी, जिसको जो धर्म अपनाना है वो धर्म अपनाए। सिल्क एंड कॉटन क्लोथ्स वर मेनली यूज फॉर ड्रेस, सिल्क और कॉटन के कपड़े ये मेनली डालते थे। वहाँ की इकोनॉमी, ट्रेड करते थे ये। और ये रहा इनका सारा।
जो एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें वो थी कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, आयरन, सॉल्ट, बिटर और शुगर। और इंपोर्ट करते थे ये हॉर्सेस, पर्ल्स, कॉपर, कोरल, मर्करी, चाइना सिल्क एंड वेलवेट क्लोथ्स। और इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ये रहा। विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामास्वामी टेम्पल्स वर द बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है विजयनगर एम्पायर का। तो आप देख सकते हो ये रहा। कुछ कुछ चीज़ें बुक में टेबल बने हुए थे तो मैंने वो ऐसे रेफ़र कर दिए ताकि जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे एकदम से वो चीज़ें मिल जाएं। वैसे नोट्स मेरे इस तरह से बने हैं फ्रेंड्स की मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक कुछ ब्रीफ टेबल्स बनाए गए होते हैं तो उसके लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं करती हूँ स्टार्ट और अब आपसे मिलूँगी मैं बाद में। फटाफट से कर लेती हूँ। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप के चाहे नोट्स बने हों, आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में इतनी कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये ऑप्शन होगी या दूसरी ऑप्शन होगी या तीसरी ऑप्शन होगी। इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वो डालते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि हर चीज़ को लेके माइंड में एक क्लैरिटी बनी रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं करती हूँ स्टार्ट, आपसे मिलूंगी अब बाद में। फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्ट करूँगी। मेंस के कुछ आंसर मैंने लिखे हैं हिस्ट्री के ही, तो उन सब का रिवीजन करूँगी ताकि मतलब मैंने अपने नोट्स कुछ इस तरह से ही बनाए हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन फॉर्म में, कि अगर मेंस में क्वेश्चन बनता है तो मुझे आंसर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और किस किस तरह से लिखनी है। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड की हैं, वो इसलिए ताकि हर जब हम क्वेश्चन एक लिखते भी हैं फ्रेंड्स तो हम सारा जब याद करते हैं तो वो 60-70% ही हम याद रख पाते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं कि 70-80% में इसका याद रख सकूं और फिर पेपर में आ जाए तो मैं लिख सकूं क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। बस हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक है उससे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और अगर ये चीज़ पूछ ली गई तो मुझे लिखना कैसे है। तो अभी मैं आज फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि मैं हिस्ट्री ही करूँगी और उसके बाद करूँगी मैं वर्ल्ड और इंडिया का मैप क्लासेस करूँगी, रिवीजन करूँगी उनका। और अभी देखती हूँ फ्रेंड्स, एक दो दिन देखूंगी संडे तक। थोड़ा सा अभी मेरा एग्ज़ाम था, बहुत हेक्टिक चल रहा था मेरा टाइम टेबल। अभी मैं चाहती हूँ कि एक दो दिन में थोड़ा सा अपनी मर्जी का पढ़ लूँ और फिर मंडे से एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के अगेन स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं ये करूँगी। और फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, क्या रिवाइज़ करें, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ये है वो है। ये सब रंजन सिन्हा या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रंजन का ये कमेंट था। फ्रेंड्स, ये सबके साथ होता है। एक टाइम पे आपका बहुत अच्छा टाइम टेबल बना होगा, आप बहुत 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे दे रहे हो, बढ़िया सा टाइम टेबल अपना फॉलो कर रहे हो, चीज़ें पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रही है, आपके नोट्स बन रहे हैं। और बीच में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ, ये मेरा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। उस टाइम पे ज़रूरत होती है कि आपके पास एक कोई मेंटोर हो या एक कोई ऐसे टीचर हों जो यूपीएससी की ही फील्ड के हों और वो आपको मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें। ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स सबके साथ होती है, ये कन्फ्यूज़न ये आज भी मेरे साथ होता है। मैं तो चलो इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रही हूँ, बट अभी भी कुछ टाइम मेरा इतना अच्छा फ्लो बना होता है और बीच में एक दो दिन ब्रेक लग जाए तो फिर मुझे ऐसे हो जाता है कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, या एक सब्जेक्ट मेरा ख़त्म हो जाए तो मुझे ये टेंशन हो जाती है अब दूसरा सब्जेक्ट कहाँ से करूँ, ये याद कर रही हूँ तो ये छूट रहा है, ये कर रही हूँ तो वो छूट रहा है। मतलब होता है सबके साथ ऐसा, बट उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, खुद को काम डाउन रखने की कोशिश करनी है। और उस टाइम ऐसे करो, आप या तो छोटा सा ब्रेक लो या जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं का ही रिवीजन करो।
सीधी जैसी बात है फ्रेंड्स, यूपीएससी में इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, कन्फ्यूज़न होता है कि मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ। आप एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उसको टाइम दो, दिन के 8-8 घंटे भी उसको दे दो, या 2 सब्जेक्ट आप साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दो और उनको 4-4 घंटे देना शुरू करो सिलेबस वाइज। पहले चैप्टर से स्टार्ट किया एंड तक, जितनी वो आपके पास बुक है या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करो, गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है फ्रेंड्स, और यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सर्च करो और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। नई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनका रिवीजन करो। ये वो होता है थोड़े से टाइम के लिए होगा, वो हफ्ते भर के लिए होगा, 10 दिन के लिए होगा, फिर से अगेन आपको चीज़ें ईजी लगना शुरू हो जाएंगी। और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो पहले उससे स्टार्ट करो। टफ वाला सब्जेक्ट, बल्कि सब्जेक्ट या ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या पीछे आपने ध्यान से उन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उससे स्टार्ट मत करो। नहीं तो स्टार्टिंग में ही आप मतलब ऐसे फील करोगे कि ये क्या है। आप उन चीज़ों से स्टार्ट करो जो आपने पढ़ रखी हैं, जो आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उससे स्टार्ट करो और इजीली उनको समझना और पढ़ना शुरू करो। समझ नहीं भी आ रहा है, आप अपनी यूट्यूब पे कोई क्लास सीरीज सर्च कर लो और उसको करना शुरू करो। धीरे धीरे आप देखोगे आपको चीज़ें नेचुरली समझ में आने लग जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं करती हूँ स्टार्ट, अब आपसे मिलेंगे बाद में। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है लंच टाइम, और लंच में मेरे लिए वैसे अगर सब्जी चपाती खानी होगी तो सुबह मैंने बनाई थी, मिक्स सब्जी वो है। और अभी वैसे मैं बनाऊंगी गाजर और ऑरेंज का जूस अपने लिए, और भगवान जी लड्डू गोपाल जी राधा रानी के लिए बनाऊंगी सेवैयाँ। फ्रेंड्स, ये वाली सेवैयाँ लाई हूँ, ये बहुत ऐसे बारीक सी हैं, बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। ये कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट दूध डालो, उसको एक बॉईल लगाना है, ये ऐड करनी है और चीनी ऐड करनी है थोड़ी सी, बस जितना आपको शुगर चाहिए उतनी। और ये मुझे इतनी अच्छी लगी, 2 मिनट भी नहीं इनको पकने के लिए लगते, बस एक बॉईल आना चाहिए दूध में। और फिर ये मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं 2 और ले आई। और बहुत थोड़ी सी डालनी होती है फ्रेंड्स, थोड़ी सी फूलती हैं दूध में ना। और फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, उसमें मैं वो म्यूसली लाई थी, बेरी क्रंच वाला फ्लेवर था फ्रेंड्स। वो इतनी टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे म्यूसली बहुत पसंद है। और वो सफोला की आप देख लेना, अगर आपको चाहिए होगी तो आप ज़रूर ट्राई करना। उसी का 3 फ्लेवर में आती है ये, तो ये दूसरा है उसका केसर क्रंच, ये भी बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स सफोला की। और ये ना ऑफ चल रही थी, जैसे जियो मार्ट से लाई हूँ मैं, 440 इसका प्राइस है, बट ये 50% ऑफ थी, तो मुझे 220 में ये मिल गई, तो मैं एक और लेके आ गई। और इसमें फ्रेंड्स ना ही मैदा है ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर है, ये यहाँ पे सामने लिखा है। इसमें चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, आलमंड है, क्रेनबेरी है, रेजिन्स हैं, फ्रूट नट सीड्स, ये सब है इसमें चीज़ें। ये रहा, ये सामने जो है वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी है ये वाला। एक चोको क्रंच भी है, चोको क्रंच मैंने शायद बहुत पहले खाई थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा कड़वा कड़वा टेस्ट आता है। बट मैं बेरी क्रंच लेके आई थी इस बार और वो इतना टेस्टी था। और फिर मैं केसर क्रंच भी ले आई, 3 फ्लेवर हैं इसके। अगर आपको लेनी हो म्यूसली फ्रेंड्स तो देख के लेना, और सफोला की लेना, सफोला की बहुत टेस्टी होती है म्यूसली। और अभी बनाऊंगी मैं ये सेवियाँ, तो रख दिए मैंने छोटी सी कढ़ाई, ये मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की ही है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से।